नमस्कार दोस्तों। आज वामा अकेडमी की इस गुजरात इकाई की परियोजना में आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से अपने कवि साथियों के रचनाओं का आनंद लेंगे। हमें खुशी है आपको ये बताते हुए कि गुजरात इकाई हमारी पहली इकाई है जिसने वामा अकादमी के कार्यक्रमों की शुरुआत की है, श्रृंखला की शुरुआत की है। इसके लिए नीलम कुलश्रेष्ठ जी बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो काव्य गोष्ठी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी बीच आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वामा अकादमी एक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उद्देश्यों के साथ बनाई गई एक संस्था है जिसकी भारत में 41 इकाइयाँ हैं और विदेशों में 40 इकाइयाँ हैं। इस प्रकार 81 इकाइयों के साथ ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके सेवा के लिए प्रस्तुत है। और हमारा एक ही नारा है, हिंदी की दुनिया बसाना है, हिंदी को आगे बढ़ाना है। हिंदी आज विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसे हम आगे बढ़ाकर इसके प्रमोशन के द्वारा, इसके एक्सटेंशन के द्वारा, इसके प्रचार और प्रसार के द्वारा हम इसे दूसरी भाषा बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप सबका सहयोग, आप सबके जुड़ाव हमारे इस उद्देश्य की सफलता के लिए संविदा का काम करेगा, गौरामीन का काम करेगा। और इसीलिए मैं सबसे कहूँगा, आइए जुड़िए वामा अकादमी के साथ। हमारी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपकी रुचि की कोई ना कोई परियोजना अवश्य प्राप्त होगी। जैसे ऑनलाइन कार्यक्रमों की परियोजना में हम शुरू कर रहे हैं काव्य गोष्ठी से, लेकिन इसके अतिरिक्त हम परिचर्चाएं आयोजित करेंगे, कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, पुस्तक चर्चाएं आयोजित करेंगे, विभिन्न प्रकार के विषयों पर वक्तव्य, संवाद, वाद विवाद जैसे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे जो आपके ज्ञान का संवर्धन भी करेंगे और साथ ही आपको प्रतिभागी बनने के लिए भी प्रेरित करेंगे। इसके अलावा हम हिंदी सिखाओ परियोजना का प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लिए indianetschool.com की स्थापना की जा चुकी है और इस समय उस पर काम चल रहा है। वेबसाइट जैसे तैयार हो जाती है हम उसकी उद्घोषणा करेंगे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी परियोजना है स्कूलों में लाइब्रेरी, पुस्तकालय के रिन्यूअल की। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें अवेलेबल नहीं है पुस्तकालयों में। तो उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे पढ़े तो क्या, अगर उनसे हम कहें कि पढ़ो तो सवाल ये होता है कि उनके पास पुस्तकें कहाँ पढ़ने के लिए। हमने क्या किया है, इस योजना को एक मूर्त रूप देकर उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। अब तक हमारे द्वारा या हमारे सहयोगों के द्वारा 7,000 से अधिक पुस्तकों का दान किया जा चुका है जो तकरीबन 120 विद्यालयों में पहुंच चुकी हैं। और हम इस परियोजना को और तीव्र गति से जारी रखना चाहते हैं और आह्वान करते हैं कि आप आएँ, या तो धन के द्वारा सहयोग दें और या फिर अपनी पुस्तकों के दान के द्वारा सहयोग दें ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। और ये पुस्तकें मैं डॉक्टर नीरज शर्मा को उनकी कविता पाठ के लिए बुला रही हूँ, क्योंकि उन्होंने एक परंपरावादी स्त्री को अपने इसमें चित्रण किया है जो हमेशा सहारे की खोज करती है। हमारे जो बीच पूनम जाकिर बैठी हुई हैं, डॉक्टर, उन्होंने भी एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है। उसके अंत की लाइन पढ़ना चाहती हूँ। वो रोज पूछती है आधा शक्ति को और छोड़ आती हैं सारी हिम्मत, उनके भरोसे बचा लें वो उनकी बच्चियों को। तो ऐसी ही कविता लेके नीरज जी आ रही हैं। इसके बाद हमारा जो कविताएं पढ़ी जाएंगी उससे पता लगेगा ये वामा संस्कृति किस तरह बदलती रही है। आइए नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी पुनः धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है सुनो पुकार। गद्य कविता है। एक युग था त्रेता, असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देता। युग कोई भी रहा हो, स्त्री की अस्मिता पर वार करते रहे हैं रावण। हर युग में स्त्रीत्व की रक्षा करने हेतु अवतरण लिया है तुमने। उस युग में भी धरती पर अवतरित हुए थे बनकर श्री राम। शिला को जिलाकर किया था उद्धार अहिल्या का।
एक युग था द्वापर और धरती पर अवतरित हुए थे कृष्ण बन, अन्याय पर न्याय की जीत का आदर्श स्थापित करता, दुशासनों दुर्योधनों के कुकृत्यों का हिसाब करता युग। द्रौपदी के चीरहरण कातर पुकार पर तुम दौड़े चले आए थे कृष्ण। जब जब धरती पर अन्याय बढ़ा, अधर्म बढ़ा, लिया है अवतार तुमने और उबारा है जगती को शापित जीवन से। आज कलिकाल में, घोर कलयुग में, वासना के गर्त में गिरा है आदमी। तार तार होते रिश्ते, नेत्रहीन कर्णहीन मौन प्रशासक, रावण दुशासनों का बोलबाला है चौओर। आज पुकार रही है अहिल्या, द्रौपदी का पल पल हो रहा है चीरहरण। हिम्मत नहीं हारी उसने हैवानियत से, सूखे पत्ते सी किरचती मानवता के समक्ष डटी खड़ी है सदियों से, नितांत अकेली निहत्थी असहाय। पर कब तक सह पाएगी? चुक रही है वो धीरे धीरे, हार रही है हैवानों से, थकित क्लांत कर रही है आह्वान तुम्हारा। क्या तुम तक नहीं पहुंच रही कातर पुकार? उसकी चित्कार आर्तनाद, खोलो नेत्र, देखो और सुनो हे कल की, आज हर द्रौपदी को है तुम्हारा इंतजार। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने और कविता पाठ करने का अवसर प्रदान। बहुत बहुत आप धन्यवाद मीना आप जी। हाँ जी, आपका भी धन्यवाद। जी, और हमने जो पहले सत्र में जो हमारा अप्रैल का कार्यक्रम था, उसमें घर, देहरी व कोक की बात की थी। तो घर जो है, देहरी से शुरू होता है, ईंट, उस घर के बीच में एक स्त्री होती है। तो मैं एक स्त्री जो है उसके ऊपर कभी कभी क्या बीतती है, इसके लिए मैं बहुत खूबसूरत कविता सुनाने के लिए मैंने डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला को मैंने बेंगलोर से आमंत्रित किया है। जी, उनसे आमंत्रित किया है। मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो जो है उन्होंने सन 2020 में स्थापित की थी, और आप ऑल लैंग्वेज एंड लिटरेचर लेडीज ग्रुप बैंगलोर में चेयरपर्सन है, अनेकों संस्थान द्वारा सम्मानित और ये साहित्यकार तो है, मानव सेवी, अनुवादक, आध्यात्म में विशेष रुचि है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और मैंने अपनी कविता की, मैं बस 2 पंक्तियां सुनाऊंगी क्योंकि मैं इंदु जी को अपनी जगह दे रही हूँ। और इनका जो है, एक और मैं बात करना चाह रही थी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सोचते हैं तो वो किस तरह से अपने परिवार, अपने घर की जड़ों से जुड़े रहते हैं। मैंने जो अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्थान का बेंगलोर में कार्यक्रम अटेंड किया था, तो वहां मैंने देखा था, जब खाने पीने की बात हो रही थी, सब प्लेट लिए हुए थे, और जो इंदु जी है एक कैसरोल में सबकी प्लेट में डालती जा रही थी, घर की पकाई सिवई पुलाव है, सबकी प्लेट में डाल रही थी, घर से पकाया, हालांकि इतने लोग थे और वो घर से पका के लाई थी। ऐसे जब इंडिया नेट बुक्स कार्यक्रम में दिल्ली गई थी, तो हमने जाके अपना जब वो बैग खोला तो उसमें देख के सरप्राइज रह गए थे कि उसमें लड्डू के पैकेट थे। तो ये सब बातें ना बड़ी दिल को छूने वाली होती हैं, ऐसा लगता है कि हम एक परिवार हो गए हैं। तो बहुत बहुत सम्मान के साथ में डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला को आमंत्रित कर रही हूँ, पधारे इंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी, और आप बहुत लैपटॉप जरा ज्यादा नीचे कहा कर है। लें, नहीं नहीं, लैपटॉप अच्छा, नीचे कर ले थोड़ा, तो आपका पूरा फिगर आ अच्छा, जाएगा इसमें। ओके ओके हाँ, अब हाँ, थोड़ा सा और। ओके, ठीक है। जी, तो अंतरराष्ट्रीय मंच अ, पर अंतरराष्ट्रीय संस्थापक। नहीं, ये बहुत आपने कुछ बहुत ज्यादा बोला है मेरे लिए, और नहीं, मैं थोड़ा उसके कम ही लिए बोला आपसे है। क्या कह सकती हूँ, क्योंकि इतना कुछ आपने कहा है, बहुत कुछ कहा। मैं बस आप लोगों की तरह ही गृहिणी हूँ, और मेरी जिस कविता को नीलम जी ने बहुत पसंद किया है और जिसको वो सुनना चाहती हैं, तो निश्चित ही मैं उस कविता को सुनाती हूँ आप लोगों को। वो एक नज्म कह सकते हैं उसको, और निश्चित ही आज सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी उसके पुस्तक के लिए, जो जिस पुस्तक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और उसका नाम ही अपने आप में इतना अट्रैक्टिव है कि दहलीज को लांघती स्त्रियां, अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। खास करके हम लोगों की उम्र के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, आज के बच्चों की बात ना करें तो।
और उसकी जो कविताएं पढ़ी गई वो तो वास्तव में बहुत अच्छी थी, जैसा कि अलका जी ने कहा। तो ऐसे लगता है कि बस सुनते चले जाएं। तो इसके लिए संपादक के तौर पर आप थी, तो आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ नीलम जी। और मुझे ये सम्मान देने के लिए भी, इस मंच पर लाने के लिए आपका और निश्चित ही पूरी टीम का बहुत बहुत न वो। तो अब मैं अपनी बात शुरू कर, अपनी वही कविता शुरू कर देती हूँ जिसकी फरमाइश आपने की है, बिना समय उसको किए। भोर होने तलक चांद साथी बना, भोर होने तलक चांद साथी बना, कैसे कह दूं कि तन्हा रही रात भर, भोर होने तलक छाँव शीतल बड़ी, मेला किरणों का था, छाँव शीतल बड़ी, मेला किरणों का था, कैसे कह दूं कि चलती रही रात भर, भोर होने तलक चुनरी तारों की ओढ़ी, निशा थी खड़ी, चुनरी तारों की ओढ़ी, निशा थी खड़ी, कैसे कह दूं अगोचर रही रात भर, भोर होने तलक। और देखिए दूसरा है, बात करते रहे मन के सभी, बात करते रहे मन के सभी, कैसे कह दूं कि चुप सी रही रात भर, कैसे कह दूं कि चुप सी रही रात भर, भीड़ थी लोग थे, भीड़ थी लोग थे, रोशनी कम न थी, कैसे कह दूं कि सुनी रही रात भर, ये भी सच है कि सांसें भी चलती रहे, ये भी सच है कि सांसें भी चलती रहे, कैसे रात भर, कैसे कह दूं कि मरती रही रात भर। और इसके अंतिम पद है, इंदु जीने की कोई वजह तो न थी, इंदु जीने की कोई वजह तो न थी, कैसे कह दूं कि जीती रही रात भर, कैसे कह दूं कि जीती रही रात भर, भोर होने तलक चांद साथी बना, कैसे कह दूं कि तन्हा रही रात भर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और खास करके जो इस पटल का नाम है वो अपने आप में भी बहुत बहुत ही सोचनीय, बहुत ही विचारणीय नाम है। तो उस नाम के चुनाव के लिए भी बहुत बहुत संजीव जी को धन्यवाद। बधाई। जी आप लोगों ने संजीव जी हेलो को बहुत नीलम बहुत जी। बधाई इस नाम के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई, तालियां तो हो जाए इस कविता के लिए जरा। जी जी नीलम जी, जी मैं बहुत जुड़ गई धन्यवाद। हूँ। हाँ हाँ नीलम ठीक जी है ठीक है। हाँ मैं हाँ, जुड़ मैं गई देख रही हूँ। हूँ आपको, देख रही हूँ। तो हाँ, हाँ, तो अब दहलीज और घर और में, चार दीवारी में जो स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है या परेशान, और नहीं भी किया जाए उनको दोयम दर्जे की नागरिक समझा जाता है। तो लेकिन फिर भी आप देखिए प्रतिभा जी की जो प्रतिभा है, इनकी जो कविता है,
वो आपको बताएगी कि उसके बावजूद भी वो दूसरों को सहारा देने में किस तरह सक्षम होती है। तो प्रतिभा जी हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है और इनके 6 काव्य संग्रह, कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और इनका अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों तथा अनेक स्थानीय पटल पर ये कार्यक्रम देती रहती हैं। और इनकी कविता बहुत छोटी है, ख्याली रोमानियत में डूबकर स्त्री किस तरह निर्माणरत रहती है। तो इस कविता को बहुत ध्यान से सुने। आइए प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद नीलम जी, आपने मुझे हाँ, आमंत्रित किया, इसलिए बहुत देर तक कोशिश करती रही कि मैं कार्यक्रम में शामिल हो जाऊं। बड़ी हाँ, सही मुश्किल समय से जुड़ गई हैं, सही सही समय पे जुड़ समय गई। जुड़। धन्यवाद जी। अब मेरी कविता का शीर्षक है कंक्रीट। कंक्रीट छोटी सी कविता है, बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ। तुम जो मेरे आगे रेत का मरुस्थल तलाश कर रहे थे। तुम जो मेरे आगे रेत का मरुस्थल तलाश कर रहे थे। कंक्रीट बिछा दी है मैंने, कंक्रीट बिछा दी है मैंने, घास का बगीचा या सब्ज बाग बोने की जगह। जब हवा चलेगी तो रेत नहीं उड़ेगी, जब हवा चलेगी तो रेत नहीं उड़ेगी, हरी पत्तियां नहीं हिलेंगी, उड़ेंगी अलगनी आंगन पर सूखे पतझड़ के पत्ते और तिनका तिनका घास। उड़ेंगी अलगनी आंगन पर सूखे पतझड़ के पत्ते और तिनका तिनका घास, जिन्हें चिड़िया चोंच में दबाकर, जिन्हें चिड़िया चोंच में दबाकर घोंसले का निर्माण करने जुट जाएंगी अपने भविष्य के सपने के साथ। जिन्हें चिड़िया चोंच में दबाकर घोंसले का निर्माण करने जुट जाएंगी अपने भविष्य के सपने के साथ, अपने भविष्य के सपने के साथ। इतना कहकर अब मैं स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, सुंदर बहुत सुंदर। प्रतिभा जी, प्यारा बहुत ही देखिए, विचार, सुंदर। बहुत बहुत भाव, प्यारा बहुत अच्छे विचार। हैं। जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं हाँ, अभी नीरज शर्मा जी से जिनकी कविता की आपने चर्चा सुनी कि रसोई से कैसे स्त्री जीवन रंगीन हो जाता है, तो यूएस अटलांटा से मैं अन्नदा पाटनी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। वैसे तो इन्हें सब पहचानते हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, बहुत सारे पटल कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भाग ले चुकी है। थोड़ा सा इनका परिचय दे दूं, वैसे परिचय की मोहताज नहीं है। इनकी अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ये सभी विधाओं में लिख रही हैं, लेखन, कविता, कहानी, लघु कथा, निबंध, लेख, व्यंग, संस्मरण, और अनेक सम्मान से सम्मानित होने वाली, प्रतिलिपि, स्टोरी मिलर से सम्मानित होने वाली अन्नदा पाटनी जी का स्वागत है। और वो हमें भी अपने रंगों से सराबोर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। बहुत आभारी हूँ आदरणीय हमारे संस्थापक इस पटल के डॉक्टर संजीव कुमार जी की, और खास तौर से आपकी नीलम, मेरी प्यारी बहन, आपकी बहुत आभारी हूँ जो मुझे इस पटल से आपने जोड़ा। और इस पटल पर विद्यमान सभी मेरी विदुषी बहनों का मैं अभिवादन करती हूँ। और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, और धन्यवाद नीरज मेरी कविता का उल्लेख करने के लिए। तो मैं जैसा देख रही हूँ समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अधिक कुछ भूमिका नहीं बांधकर मैं सभी का अभिवादन करके, जो पटल के उस पार हैं प्रबुद्ध श्रोतागण, उनका भी, तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि मैंने होली पर एक कविता लिखी थी, पर बिल्कुल अलग नजरिए से। यूं तो सभी के लिए होली का त्योहार वर्ष में एक बार आता है, पर हम महिलाओं के लिए तो हर रोज ही ये त्योहार है। अब देखिए कैसे कि रंगों से खेली जाती है होली, रंग भरी महिलाओं की झोली। दिन उगते ही, रसोई में घुसते ही, जब करती खाने का उपक्रम, तभी शुरू हो जाता रंगारंग कार्यक्रम। पीला रंग हल्दी का, लाल मिर्च लाल लाल मिर्च का, सफेद रंग धवल नमक का,
इनके ऊपर बिना वाला के खाना है फीका, इनके बिना खाना है फीका, जीवन भी है इन बिन फीका। तो रंगों ने है रंग जमाया, रंगों ने है रंग जमाया, सजने का अवसर दिलवाया। रंगों ने है रंग जमाया, सजने का अवसर दिलवाया। ये रंगों का ही तो चमत्कार है जो लाता चेहरे पर निखार है। लिपस्टिक देती होठों को लाली, लिपस्टिक देती होठों को लाली, बिंदी काजल छवि निराली। रंग बिरंगी चूड़ियां, रंग बिरंगी साड़ियां, पहन जिन्हें इठलाती सज धज कर सब नारियां। तारीफों को सुनती शर्मा कर, गाल खुजाते लाल टमाटर। तो देखा कैसे 365 दिन होती हम पर रंगों की बौछार है। भीग कर इसमें आनंदित होती, गदगद होती, हर्षाती हर नार। है कृतज्ञ हम, भाग्य की है बात, है कृतज्ञ हम, भाग्य की है बात। भगवत कृपा से मिली हमें जो रंगों की सौगात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे विचार थे और हम सभी पर ये लागू होते हैं, इसलिए मैंने बड़े निसंकोच होकर ये कविता अपनी प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद अनिंदा पाटनी जी। और बहुत भाई सुंदर, बहुत ही आज सुंदर। की जो गृहिणी है, हाँ जी, आज की जो गृहिणी है, गृहिणी नहीं मतलब कोई भी स्त्री लड़की, भारत में तो खास तौर से उस पर एक ये लागू होता है, डू दिस और डोंट डू दिस। लेकिन कुछ होती है विद्रोही कि मैं हूं, तो वो कौन होंगी मैं? मैं इनका परिचय दे दूं। ये है मधु सोची गुप्ता जी, और ये डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर रही हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट गांधीनगर में भी अंग्रेजी पढ़ाती रही हैं। आपकी कहानियां 2 बार कुमुद टिक्कू कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हो चुकी हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यक्रमों में भागीदारी है। नीलम कुलश्रेष्ठ द्वारा संपादित साझा संग्रह लाइफ एट ए रेट ऑफ द ट्विस्ट एंड टर्न.com में साझेदारी है इनकी। और अब सुनिए ये कौन है, मैं हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मधु सोची जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। मुझे आप इतने प्रतिष्ठित मंच पर मुझे बुलाया आपने। संजीव जी को मैं पहली बार देख रही हूँ मैं, और बहुत अर्चना जी राइटिंग्स पढ़ी है, बहुत सराहती हूँ उनको। बाकी तो सब लोगों से हम परिचित हैं। अंदाज को बहुत मजा आ रहा है अंदाज को देख के, यूएस से। और मेरा अनुरोध है, रिश्तेदार भी लगती है, मेरा अनुरोध है अंदर कि जी आप भी मेरी रिश्तेदार लगती है। नहीं, हाँ मेरा एक अनुरोध है कि कवित्रियां ना बहुत धन्यवाद ना दे, हमने धन्यवाद मान लिया क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। अपनी कविता के संबंध में कुछ बोलते हुए कविता पाठ शुरू करें आप कृपया। हाँ हाँ, मैं सुनाती हूँ। तो मैं आप सबको प्रणाम करके, आपने मुझे विद्रोही कहा, लेकिन इसके पीछे ऐसा है कि एक स्वाभिमान भी है। हाँ बस सही है। मैं हूँ, रहने दो उसे जैसी है, रहने दो उसे जैसी है, जैसे वो जीना चाहे जीने दो उसको। कुरूप, कर्कशा, कपटी, बेडौल, ममता रहित, आलसी, वो ममता की मूरत नहीं, उसकी सरल सीरत नहीं, वो कुशल गृहिणी नहीं, वो प्यारी बहन नहीं, पति की प्रेरणादायक पत्नी भी नहीं, विनम्र बहू भी नहीं। जीने दो उसे अपने के साथ, जीने दो उसे अपने के साथ, रहने दो उसे अपने के साथ। मत ढालो रूपों के सांचों में, मत मापो उसे पैमानों में, मत खींचो उसके लिए रेखाएं जिसके बीच उसे समाना है। मत दो उपाधियों का भार उसे, मत करो अलंकारों से श्रृंगार, मत करो अलंकारों से श्रृंगार। जलाया और जलाया, बर्फ में दफनाया, हर पाई हूं उदाहरणों के जाल में बार बार फंसकर। सीता, दुर्गा, द्रौपदी के किरदारों को समकक्ष रखकर, भरपाई हूं उदाहरणों के जाल में बार बार फंसकर। सीता, दुर्गा, द्रौपदी के किरदारों के को समकक्ष रखकर, देवी नहीं, चंडी नहीं, ना ही
वीरांगना कोई, झांसी की रानी भी नहीं, देवी नहीं, चंडी नहीं, ना ही वीरांगना कोई, बनना नहीं मुझे किसी के जैसे, बनना नहीं मुझे किसी के जैसे, बंद करो सशक्तिकरण का ढोल पीटना। मैं सशक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं न्यारी हूँ, बहुत स्वाभिमानी हूँ। मैं करती हूँ प्यार अपने से, मैं करती हूँ प्यार अपने से। धन्यवाद। बहुत अच्छी जी रचना बहुत मधु जी, खूब। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। खूब मधु जी, धन्यवाद आपको एक स्त्री व्यक्तित्व को स्वर देने के लिए। अब होता ये है हाँ, कि स्त्रियों ने मेरे ख्याल से बाहर आने का संकल्प क्यों किया, क्योंकि बहुत से बंदिशें लगाई गईं और व्यवस्था ने उन्हें जकड़ा, घरेलू व्यवस्था ने उन्हें जकड़ा, बहुत कुछ सहा। तो वो जो उस बात की अभिव्यक्ति कि वो क्यों बाहर आना चाहती हैं, बड़ौदा से जुड़ी हुई गुजरात की जानी मानी कवित्री कहानीकार वंदना भट्ट जो हैं, उनकी ये पहली कविता, मैंने खास तौर से उन्हें, पहली कविता थी उनकी जिंदगी की, और मैंने तभी इनकी प्रतिभा को पहचान लिया था। तो मैंने उसी कविता पाठ के लिए इनको आमंत्रित किया है। आप जो हैं, इनकी 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं, गुजराती साहित्य परिषद, गुजराती साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, और प्रतिष्ठित मैगजीन गुजराती में तो प्रकाशित होती रही हैं। इसके अलावा समकालीन भारतीय साहित्य, कथा देश, अभिनव इमरोज, साहित्य परिक्रमा, नवनीत में इनकी कहानी आती रहती है। बहुत बहुत स्वागत है वंदना भट्ट जी, बड़ौदा से जुड़ी हुई, आप पधारे। नमस्कार। मैं गुजरात से हूँ और पूरे वामजा परिवार को मैं अभिवादन करती हूँ। और धन्यवाद इसलिए, सबका धन्यवाद नीलम जी का खास, क्योंकि हिंदी में लिखूं, मैं हिंदी में लिखूं, ये आग्रह कायम नीलम जी का रहा। और सबसे पहली कविता जो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो ये इसकी इतनी प्रसिद्ध हो गई ये कविता, उसका बिल्कुल पूरा श्रेय जाता है नीलम जी को। कि कभी कभी गुजरात के न्यूज़पेपर में उसका हेडिंग भी बन गया। तो ये सब जो श्रेय है मेरा हिंदी लिखना, उसके पीछे नीलम जी है। तो नीलम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना भी बोले तो भी धन्यवाद तो ये कायम का है। और इनके बाद तो नीलम जी मेरी बहुत अच्छी मित्र बन गई है, और बस बातें करते रहिए। और आज हम मैं कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है मुट्ठी भर आसमां। थोड़ा गुजराती टच आ जाएगा मेरा हिंदी बोलने में, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। न चूड़ियों की खनक, न पायल की जनक, न चूड़ियों की खनक, न पायल की जनक, अब हमें चाहिए बहारों की रौनक। सदियों से हम कुएं में पड़े हैं, सदियों से हम कुएं में पड़े हैं। यह कुआं जिसे आप घर कहते हैं, यह कुआं जिसे आप घर कहते हैं, ये 4 दीवारी कुएं में स्नेह जल स्रोत के स्थान पर जिम्मेदारियों के पहाड़ फूटे हैं। ये 4 दीवारी कुएं में स्नेह जल स्रोत के स्थान पर जिम्मेदारियों के पहाड़ फूटे हैं। और इसमें दरवाजा तो है, पर आपके लिए दरवाजा तो है, पर आपके लिए, हमारे लिए तो सिर्फ खिड़की है, हमारे लिए तो सिर्फ खिड़की है। आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। हम खुश हैं, पर आप जब जब हमारी बुद्धि पर वार करते हैं, आप जब जब हमारी बुद्धि पर वार करते हैं, तब हमें बहुत खटकता है। क्योंकि आप यह भूल गए हैं कि आप जहाँ खड़े हैं वहां आप जहाँ खड़े हैं वहां आपके पैरों तले जमीन नहीं, हमारे कंधे हैं। आपके पैरों तले जमीन नहीं, हमारे कंधे हैं, जो कभी माँ के तो कभी बहन के और जिंदगी भर पत्नी के रहते हैं। आप यह भी भूल गए हैं कि आपको अपनी प्यास बुझाने इसी कुएं पर तो आना पड़ता है। आप यह भी भूल गए हैं कि आप
आपको अपनी प्यास बुझाने इसी कुएं पर तो आना पड़ता है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे कंधे खाली कर दो, हमारे कंधे खाली कर दो, प्लीज कंधे खाली कर दो। धन्यवाद, आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आप समझ गई होंगी ना, वंदना जी, इस पहली बहुत वंदना सुंदर, भट्ट ने ये बहुत 20-25 वर्ष पहले लिखी एकदम होगी। कुछ तो हो वंदना, गया सुनकर। हाँ, बहुत मतलब पहली बहुत कविता सुंदर, से, हाँ। बहुत सुंदर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि कंधे खाली ही नहीं किए हैं। वंदना जी की के कथा संग्रह पे एक बार हम कार्यक्रम करेंगे, बहुत ही बढ़िया का वो वहाँ की केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने शायद उसका विमोचन किया था, उस पे एक बार पुस्तक में चर्चा भी करेंगे। तो इन्होंने ऐसे कंधे खाली किए हैं कि बहुत आगे निकल गई हैं, खिड़की दरवाजे खोल के, और घर भी थामा हुआ है। बहुत प्यारी सी बहू है इनकी, बेटा है। बहुत बहुत बधाई वंदना जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब ये जो हमारी मेरी पुस्तक है, इसका दूसरा खंड शुरू हो रहा है, घर व बाहर। तो इसमें जब वो घर से स्त्री निकलती है, बाहर जाती है, तो वो 2 नावों पर सवार हो जाती है, और मेरे ख्याल से जो एक बार संकल्प कर लेती है, वो दोनों नावों पे बहुत अच्छी तरह संतुलन करती हुई चलती हैगी। और इस पे मुझे एक कविता याद आ रही है, भीलवाड़ा की ललिता शर्मा की कविता, वो प्रकाशित हुई है किसी में। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, काम से लौट कर काम पर जाती हूँ। मैं स्त्री हूँ, काम से लौट कर काम पर जाती हूँ। आंखों से छलक ना जाए बॉस की डांट, घर में इसलिए मुस्कुराती हूँ। ऑफिस में रिश्तों की खटास चेहरे पर कभी नहीं लाती हूँ। मैं स्त्री हूँ, काम से लौटकर काम पर जाती हूँ। वाह। तो भाई यही दुविधा लेके हमारे बीच आनंद गुजरात से जुड़ रही हैं, डॉक्टर अनु आनंद। और ये हमारा अनु मेहता जो है, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी स्टडीज इन आर्ट्स की प्रिंसिपल हैं। वह कवित्री हैं, प्राचार्य हमारे साथ में। इनकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 4 काव्य संग्रह हैं। और संजीव जी, एक बात बताना भूल गई थी, इससे पहले वंदना भट्ट जो थी वो भी अधिवक्ता हैं। अभी हमारे यहाँ पॉकेट में एक अधिवक्ता और भी मौजूद है। अच्छा तो अच्छा, अनु, हाँ जी, स्वागत तो है। हाँ हाँ जी, तो अनु जी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों काम पर जाने लगे हैं, आपको बताएंगे। भारतीय संस्कृति और साहित्य के उत्थान की नव चेतना को समर्पित ये वामा मंच के संस्थापक और सभापति आदरणीय संजीव जी, गुजरात इकाई की अध्यक्षा आदरणीय नीलम जी, उपाध्यक्षा आदरणीय निशा जी, और मंच पर उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आभार और अभिवादन की संस्कृति को निभाते हुए इस पुस्तक के लिए एक पंक्ति कहूं कि वेदना, स्त्री की जो वेदना और संवेदना का ये एक शिलालेख है। कितनी तहों को खोलता, कितनी परतों को खोलता ये संग्रह, सचमुच ऐसा लगता है कि किसी ने आपके सामने पूरा पुलिंदा खोलकर रख दिया है। कहे अनकहे संवेदनाएं, कहीं अनकही भावनाएं, पीड़ाएं, आंखों के छुपे आंसू, मुस्कान, हंसी में बदलती मुस्कान और हंसी को खामोश करती मुस्कान, ऐसी कितनी सारी, कहना ना कि खुली अधखुली पंखुड़ियां हैं। संपादिका जी को बहुत बहुत, नीलम जी को बहुत बहुत अभिनंदन। राम सेतु है, इसी तरह आपने काव्य सेतु रचा है आज हमारे साथ, तो हम सबको जोड़ा है। इसके लिए मैडम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और अपनी कविता प्रस्तुत करते हुए कहूंगी कि दोनों काम पर जाने लगे हैं। आज शायद ये बहुत आम बात है कि सभी दोनों काम पर जाते हैं, लेकिन 1.5-2 दशक पहले ये इतनी जरूरी नहीं थी। इतना कि एक कहते हैं कि पहले एक कमाता था, पूरा परिवार खाता था, लेकिन अब दोनों काम पर जाते हैं और फिर भी जो है कि इंसान उस खींचतान को अनुभव करता है। शायद भौतिकता या लालसाएं कह लें, या सुविधाएं बटोरना, या महंगाई, बहुत सारे कारण हैं। तो उस समय सबसे ज्यादा मिसिंग जो होता है वो है घर परिवार का बच्चा, और विशेष तौर पर तब जब उसकी कोई देखभाल करने वाला घर पर नहीं होता। तो उन्हीं संवेदनाओं, उन्हीं वेदनाओं की बात को इस अपनी कविता में कहा है, जो मेरे तीसरे काव्य संग्रह कुछ ख्वाब कुछ ख्वाहिशें, जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, उसमें दर्ज हैं। और नीलम जी को बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने उस दिन फोन किया कि मैं ये कविता ले लूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा
मैं उस दिन का संस्मरण भी आज याद करती हूँ कि आपने अपने इतने अनमोल काव्य संग्रह में उसे उन मोतियों की माला में आपने पिरोया है। प्रस्तुत करती हूँ आप सबका अभिवादन करते हुए कि घर पर मुन्ना अकेला है बाई के साथ, घर पर मुन्ना अकेला है बाई के साथ, अब परछाई भी उसे डराने लगी है। माना जरूरी है आज कंधे से कंधा मिलाकर चलना, जरूरतें अब हक जमाने लगी हैं। काम करते करते घर भी याद आता है, काम करते करते घर भी याद आता है, पर काम की नजदीकी यादें मिटाने लगी है। खो गए हैं दिन काम के चक्कर में, खो गए हैं दिन काम के चक्कर में, घड़ी की सुइयां जिंदगी घुमाने लगी हैं। घर पर मुन्ना अकेला है बाई के साथ, अब परछाई भी उसे डराने लगी है। बनता बिगड़ता है रोज तय किया गया आयोजन, बनता बिगड़ता है रोज तय किया गया आयोजन, समस्याएं ही शायद अब समाधान जुटाने लगी हैं, समस्याएं ही शायद अब समाधान जुटाने लगी हैं। रोज लगती है होड़ नौकरी और माँ के बीच, रोज लगती है होड़ नौकरी और माँ के बीच, यह जंग माँ को थकाने लगी है। घर पर मुन्ना अकेला है बाई के साथ, अब परछाई भी उसे डराने लगी है। पिता नौकरी पर गए हैं कोई हर्ज नहीं, पिता नौकरी पर गए हैं कोई हर्ज नहीं, मगर बात यह है कि माँ भी नौकरी पर जाने लगी है और घर पर मुन्ना अकेला है बाई के साथ, अब परछाई भी उसे डराने लगी है, अब परछाई भी उसे डराने लगी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद अनु जी। बस बात यह है कि माँ काम पर जाने लगी है, तो जब माँ काम पे गई है तो वो भूमंडलीकरण या विदेशों की कंपनी से भी जुड़ेगी। तो हमारी इस पुस्तक का तीसरा खंड है साइबर फेमिनिज्म, और इसमें स्त्रियों को, लड़कियों को स्वतंत्रता बहुत मिल चुकी है। खुद उन्होंने अपने लिए भी जुटाई भी है, पिता भाई बहन सब उनके सहायता भी कर रहे हैं। तो इसमें जो डॉक्टर मालिनी गौतम हैं वो गुजरात संतरामपुर में अंग्रेजी की व्याख्याता हैं और सब सर्वाधिक पुरस्कृत कवित्री हैं। मधु जी, सबसे ज्यादा पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के उनको मिल चुके हैं। तो इनकी जो लाइनें हैं मैं पढ़ना चाह रही हूँ इस पुस्तक में जो शामिल है। मैं हूँ 21वीं सदी की लड़की, उस चिड़िया की तरह जिसके पैरों में बांधी जाती है डोरी और कहा जाता है उड़ो, स्काई इज द लिमिट, लेकिन होता कहाँ है। और इसी तरह जब वो बाहर निकली साइबर फेमिनिज्म से, भूमंडलीकरण में के कार्यों से जुड़ी है, तो पर भी बहुत घायल हुए हैं उसके, और वो बहुत तरह की परेशानियों से घिरी है। तो गुजरात की एक कवित्री है स्वरूप ध्रुव, जिनकी कविता जो इसमें शामिल है उसकी 2 लाइनें ले रही हूँ। घायल है तेरे पर तो ना तू मलाल कर, जिनको न मिला आसमां उनका ख्याल कर। तो मेरे ख्याल से इन भावना के साथ ही हमें मतलब इन लाइनों ने बहुत स्त्रियों को प्रेरित किया है। और मैं भी, क्योंकि उस समय पत्रकारिता करना एक जुर्म जैसा था, लोग बहुत संदेश देखते थे और तरह तरह की परेशानियां मेरे सामने आती थी, लेकिन मैं उन सबको पार करके आगे बढ़ती गई। इसलिए क्योंकि मैंने इंदु जी को अपना समय दिया है, मैं 2 लाइनें बस उसकी प्रस्तुत कर रही हूँ, जो मैंने चैलेंज स्वीकार करके और किसी को हरा कर ये लिखी थी। तिनके नहीं जो फूंक से उड़ा दोगे तुम हमको, तारीख बन के दिलों में उतर जाएंगे हम तो ये 2 लाइनें कर रही हूँ। और संजीव जी ने भी पत्रकारिता के लिए सम्मानित कर दिया है, तो वो सब मेरा जो है संघर्ष सम्मानित हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और इसके बाद क्या होता है कि जब साइबर फेमिनिज्म क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जो स्त्रियां हैं बाजार बनने से इनकार कर देती हैं और स्त्री अधिकारों के लिए काम कर रही हैं, चाहे पेंटर हो, नौकरी याफ्ता हो, समाज सेविका हो, बहुत से पुरुष उनका साथ दे रहे हैं। तो वो जो औरतें हैं वो अछूत औरतें कहलाने लगती हैं। तो मेरी मित्र, मुझे अपनी मित्र पे बहुत बहुत गर्व है, डॉक्टर प्रभा मुजुमदार, जो ओएनजीसी की रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। संजीव जी सुना है, बड़े हीरे हैं हमारे इस पटल पर।
और वो 35 वर्ष के बाद रिटायर हुई हैं और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से संबद्ध हैं। इनके 4 कहानी संग्रह आ चुके हैं और ये बहुत अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही हैं। समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ, अब सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ बहुत बहुत सम्मान के साथ। डॉक्टर प्रभा जी, आप पधारें और अपना कविता पाठ करें अछूत औरतें। क्या हो गया सर में? दिन भर सो रही थी मैं। हाँ दिन भर प्रभा जी, सो रही थी। प्रभा जी, नहीं अनम्यूट कर रहे हैं। आवाज आ गई? ठीक है प्रभा जी। हाँ जी। प्रभा जी शायद सीट पर नहीं है। अगली का वो कविता दिखाई दे रही है प्रभा जी, वो अनम्यूट उनको करें बाद में अपने को, सुन दिख रही लेंगे। हैं? नहीं वो है यहाँ। हैं? हो हाँ सकता हाँ है सीट बिल्कुल पर ना है, हो। स्क्रीन पर है, वो अनम्यूट करें अपने को। अच्छा, वो है स्क्रीन पर। ठीक है, प्रभा जी आइए। नमस्कार, मंच को अभिवादन। कविता पाठ करती हूँ। मेरी कविता है विज्ञापन। बाजार को चाहिए नख से शिक तक औरत की देह, जिसकी नुमाइश कर वह बेच सके साबुन और तेल, शैम्पू और लिपस्टिक। बाजार को चाहिए करवा चौथ करती हुई औरतों के जमघट, जिनसे बिक सके संस्कृति के पैकेज, पूजा का सामान, बिंदी, चूड़ियां, चुनरी। बाजार को चाहिए अभावों से ग्रस्त, हत्वों से त्रस्त, सताई हुई औरतों के आंसू, जिनकी संजीवनी से चल निकले अनाम अनजान चैनल्स, बंद पड़े अखबार, छुट भइयों की परिचर्चाएं। बेटी की शादी का आतंक बना रहे हिंदुस्तानी बाप पर हमेशा, ताकि बिक सके फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के प्लान। बीमा कंपनियों को संबल देती असहाय आश्रित औरतें, उसका इंतजाम करते जन्म भर जिम्मेदार पिता पति। बाजार को चाहिए पारदर्शी कपड़ों में ठंडा नहीं होता था। निजी संबंधों की क्लिपिंग, जो बांधे रख सके दर्शकों की टकटकी। रूढ़ियां भी दिखती हैं यहाँ और अंधी अश्लीलता भी। किसी भी चौखट पर वो औरत, बाजार खड़ा है उसे गुनाने के लिए। औरत को बनना है शेविंग क्रीम से लेकर लग्जरी कार तक का विज्ञापन। उसकी इमेज पुरानी रस्मों से लेकर नई ब्रांड की महंगी शराब बेच सकने तक की। बाजार को नहीं चाहिए बगैर ब्रांड की औरत, जो बन सकती है खरीद और बिक्री की शर्तों के लिए चुनौती। बाजार बचाना चाहता है इन औरतों से दुनिया की तमाम औरतों को, कभी परंपरा के नाम तो कभी प्रगति के नाम। धन्यवाद। प्रभा जी बहुत बढ़िया। पहली बार मैंने आप प्रभा संजीव जी जी की में ये कविता सुनी थी। बहुत गजब की बात है इसके अंदर, बहुत गहरी बहुत बात है, गजब की बात है। अब मैं बहुत एक गहरी और बात है। आप ये देखिए, मोटर कार का विज्ञापन हो चाहे किसी चीज का भी, उसमें औरतें खड़ी कर देते हैं। हाँ, ये बहुत फॉर्मल बड़े। भी, हाँ जी। अब मैं एक और अधिवक्ता को आमंत्रित कर रही हूँ, जो है अर्चना अनुप्रिया जी। और इनकी इनके एक काव्य संग्रह, एक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोरोना काल में आप ऑनलाइन मुकदमे लड़ रही थी गरीब स्त्रियों के, उनको न्याय दिला रही थी, सबसे बड़ी बात यह है। ये स्वतंत्र लेखन करती हैं और मतलब
अपना पुरस्कृत लेखिका है अनेक मंचों से, और बहुत शालीन महिला को मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपनी कविता पाठ के लिए। ये बताएंगी कि इस सब, हाँ संजीव जी अभी आपने सुना था, संजीव जी ये दूसरी अधिवक्ता है, अरे वाह, अर्चना स्वागत है। अनुप्रिया जी। हाँ, कोरोना काल में ऑनलाइन गरीब स्त्रियों के मुकदमे लड़ा करती थी। अरे इनका वाह, ये बहुत बड़ा बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। क्रेडिटेबल। हाँ जी, पटना बिहार से हैं। वैसे दिल्ली में इनके हस्बैंड आईपीएस हैं, और कभी काम पड़े तो इन्हें पकड़ लीजिए। हाँ जी, दीदी आइए मैं अर्चना जी। गुजरात, मैं मेरा दूसरा घर गुजरात है दीदी। जी, मंच को नमस्कार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही मंच को है। नमस्कार। आ रही है, आ रही है। मंच को जी जी। नमस्कार। सभी गुणीजनों को बहुत बहुत अभिवादन, और नीलम दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा कि आप सबके बीच में भी मैं भी पढ़ पाऊं। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपनी कविता आरंभ करती हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैं सतत बढ़ूंगी। ये औरतों के लिए बड़ी विडंबना है कि उनके साथ अवसर मिलते हैं, लेकिन प्रश्न भी खड़े कर दिए जाते हैं जब वो आगे बढ़ने लगती हैं। तो उसी भाव को लेते हुए ये कविता है, मैं सतत बढ़ूंगी। उड़ने की चाहत में पंख फैलाए बैठी हूँ, सितारों से चमकने का स्वप्न सजाए बैठी हूँ, हौसलों से भरी हवाओं की आस लगाए बैठी हूँ, दूर मंजिल को पाने की चाह बनाए बैठी हूँ। कुछ नहीं जो मुश्किल है, अगर हौसला है तो हासिल है। मैं कोमल हूँ, कमजोर नहीं हूँ, शिव की शक्ति हूँ। आवाज गई अर्चना जी, अर्चना जी आवाज गई, आवाज नहीं सुनाई दे रही, आवाज नहीं अभी आ रही सुनाई है? दे रही। अभी हाँ आई है? अब आ रही है। आ तीन रही चार है। लाइनें क्या कहा सुन- अच्छा, मैं 2-4 लाइन ही पढ़ी थी, फिर से पढ़ लेती हूँ। मैं सतत बढ़ूंगी, कविता का शीर्षक। उड़ने की चाहत में पंख फैलाए बैठी हूँ, सितारों से चमकने का स्वप्न सजाए बैठी हूँ, हौसलों से भरी हवाओं की आस लगाए बैठी हूँ, दूर मंजिल को पाने की चाह बनाए बैठी हूँ। कुछ नहीं जो मुश्किल है, अगर हौसला है तो हासिल है। मैं कोमल हूँ, कमजोर नहीं हूँ, शिव की शक्ति हूँ, महज शोर नहीं हूँ। ममता का सम्मान कहते हैं मुझे, त्याग प्रेम की पहचान कहते हैं मुझे। बन जाए अगर जग अत्याचारी, हूँ दुर्गा काली मैं सब पर भारी। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं, इंसानों की दुनिया बदल सकती हूँ मैं। चार दीवारों की लक्ष्मण रेखा तोड़ चुकी हूँ मैं, दकियानूसी तानों पर रोना छोड़ चुकी हूँ मैं। बाहर फैलाव है, खुला आकाश है, रोशनी से भर जाऊं ऐसा परम प्रकाश है। कुदरत की शक्ति नायाब हूँ, हर क्षेत्र में लगभग कामयाब हूँ। ईश्वर की हर कृपा से आबाद हूँ मैं, लगता तो है पर क्या आजाद हूँ मैं। देर तक अगर बाहर रह जाऊं, सैकड़ों सवाल खड़े होते हैं। रिश्तों में होती है उठा पटकी, घर में भूचाल बड़े होते हैं। मेरी आय भी सिर्फ मेरी नहीं है, पारिवारिक जरूरतों से बंधी हुई है। रिश्तों के अहंग और खुद के कर्तव्य, सब में संतुलन का मेरा मंतव्य। कांटों भरी राहों पर चल पड़ी हूँ, अपनों के सुख के लिए आतुर बड़ी हूँ। जन्मदात्री हूँ मैं, जन्मदात्री हूँ ना, पीड़ा का सुख जानती हूँ। दुखों के गर्भ में भी सुखों को पहचानती हूँ। परिवार मेरा है, समस्याएं मेरी हैं, पर सफलताएं भी तो हौसलों की चेरी हैं। अपनी परेशानियों से खुद लड़ूंगी मैं, अपना परिवार संभालते हुए सदा बढ़ूंगी मैं। हाँ, मैं सतत बढ़ूंगी। नमस्ते, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये बहुत बड़ी, बहुत मेरे ख्याल से मैं सबको हाँ। यहाँ जानती हूँ, जो हमारी विदुषी महिलाएं हैं, सभी अपने घर को संभालते हुए आगे बढ़ रही है। जी अब मैं जी जी। आमंत्रित कर रही हूँ ऐसी
प्रतिभाशाली कवित्री को, जो आगरा से जुड़ी हैं, पूनम जाकिर, जो जैसे वंदना भट्ट की प्रथम कविताओं से लग गया था कि कोई एक नया सशक्त पदार्पण हुआ है हिंदी साहित्य में, ऐसी ही पूनम जाकिर हैं, जिनके पहले ही काव्य संग्रह को नाच, जो बोधि प्रकाशन से प्रकाशित है, इसे हेमंत स्मृति सम्मान 2023 में मिला है और हंस से लेकर सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। और आप दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत है। आइए पूनम जाकिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। है आप कि सभी गई को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, आ गई, चलिए, आ रही है आ गई। बिल्कुल। हाँ हाँ आप सभी को स्नेह प्रणाम और इस मंच से जोड़ने के लिए संजीव जी और नीलम दीदी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कविता सुनाती हूँ। आशा है कि सबका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। सिर्फ जी एक बात मैं कहना भूल गई थी पूनम, एक मिनट, कि जी ये कविता पूरी विश्व की हर स्त्री की ख्वाहिश है, इसलिए इसको साइबर जी फेमिनिज्म में दाखिल किया था, और शायद ग्लोबल होने से पहले इसका शीर्षक भी मैंने दिया था जी। शायद ना। हाँ जी, और चलिए, स्वागत। इसी किताब में से पढ़ूंगी। जी। दुख को उछालना चाहती हूँ, दुख को उछालना चाहती हूँ, जैसे हवा में उड़ा दिया था दुपट्टा, बिना सोचे कि मेरे खुले सीने पर तुम्हारी निगाहें टिकी हैं। मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ओढ़ने का बंदोबस्त करना चाहती हूँ, लुढ़काना चाहती हूँ, महावत से भरा कटोरा, सुंदर लकीरें चौड़ी कर सकूं, भर भर कर रंग सकूं तुम्हारे हाथ पांव। आखिर कब तक तुम लहू से रंगते रहोगे अपने हाथ? अबीर मल दूं तुम्हारे चेहरे पर, अबीर मल दूं तुम्हारे चेहरे पर, गुलाल से भर दूं मांग तुम्हारी। जानते हो क्यों? केवल मैं ही कम से नहीं रहना चाहती, थोड़ा सा तुम्हें भी नाजुक देखने की ख्वाहिशें उमड़ रही हैं। अपने जूड़े में नहीं खोसना चाहती कोई गुलाब के फूल, अपने जूड़े में नहीं खोसना चाहती कोई गुलाब के फूल, तुम्हारी अंजुरी को भरना चाहती हूँ हर श्रृंगार से, खुशबू से भर जाओ और बारूद की गंध से उभर आओ तुम। मेहंदी लगी हथेलियों को, मेहंदी लगी हथेलियों को तुम्हारी हथेलियों से चिपकाकर, चाहती हूँ तुम भी सूंघो अपनी हथेलियों में देह के एहसास, ताकि तुम मिट्टी के तेल और जले इंसानी मांस की गंध भूल जाओ। तुम्हें देखूं, तुम्हें देखूं रंगीन कपड़ों में, मुझे लुभाने की चेष्टा में। आज मुझे खालिस सफेद पहरन को लपेट कर सुखों की सुहागिन बनना लुभा रहा है। आओ, आओ तुम्हें इंद्रधनुष पहना दूं। नहीं पड़ना चाहती पंखों के प्रेम में, नहीं पड़ना चाहती पंखों के प्रेम में, तुम्हें तितलियों के तिलिस्म में जकड़ना चाहती हूँ। मैं अय्यारी का लुत्फ उठाऊं और तुम मुझे कैदी बनाने के जुनून से बाहर आओ। अनुग्रह की जगह, अनुग्रह की जगह बोली में अक्खड़पन संवार लेना चाहती हूँ, और तुम्हारी जीभ का, और तुम्हारी जीभ पर मिठास का देवीय चमत्कार चाहती हूँ। ये अदला बदली समझा दे तुम्हें शब्दों की कैफियत। सोचती हूँ, सोचती हूँ तुम्हें दोबारा से संवारने का ख्याल इतना उम्दा पर पेचीदा क्यों? सोचती हूँ तुम्हें दोबारा से संवारने का ख्याल इतना उम्दा पर पेचीदा क्यों? आज तुम्हें, आज तुम्हें मिट्टी का पिंड बनाना चाहती हूँ, दोबारा अपने निर्माता का आवाहन करना चाहती हूँ, थोड़ी अपनी माटी तेरी मजबूत काठी में गूंथना चाहती हूँ, संवेदनाओं की एक जैसी ही प्राण प्रतिष्ठा चाहती हूँ कि जब भी तुम थामो मेरा हाथ, कि जब भी तुम थामो मेरा हाथ, मजबूती और कोमलता का संगम व्याप्त मानसिकता को नेपथ्य में धकेल नए आयाम स्थापित करे। सुख और दुख, सुख और दुख समान नियम से संचालित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, वेरी धन्यवाद। नाइस। बहुत बहुत सुंदर, मधुर बहुत कविता है। सुंदर, बहुत मेरी बहुत प्रिय बहुत बहुत कविता है, धन्यवाद एकदम आपका। नया मेरी प्रिय दृष्टिकोण कविता दिया है। आपने। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर कविता। हाँ जी। बहुत 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 धन्यवाद हाँ, आपका। बहुत अच्छा, जिस वामा संस्कृति का हम यहाँ पे आह्वान कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, उससे अलग, कहते हैं ना कि आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी की आधी आबादी, कहते हैं ना आजकल स्त्री चेतना की तरफ मजबूत स्त्रियां हाथ बढ़ा रही है, लेकिन वो भी सच है नितांत कि वो महिला ही महिला की दुश्मन होती है, संबंधों में फूट पड़वाना और भी व्यभिचार। तो इसके लिए इस संग्रह में सुधा अरोड़ा जी की मुंबई से एक बहुत अच्छी कविता शामिल है, शतरंज के मोहरे। इसको पूरी ना पढ़ के समय का ध्यान रखते हुए मैं इसके कुछ पैराग्राफ पढ़ूंगी। संजीव जी, अनुमति है? अवश्य। क्योंकि वो वामा संस्कृति पूरी नहीं होगी जब हाँ, तक ये कविता ना पढ़ी जाएगी। नहीं, 50 वर्ष तक। हाँ देखिए, हम जी। कानून वाले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। हाँ हाँ, बस ये तो इसीलिए सुन लीजिए। गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो मैं बीच में से पढ़ रही हूँ। उसकी उंगलियों पर धागे बंधे हैं, हर उंगली पर है एक चेहरा, एक से एक नायाब, एक से एक शानदार। उसके इंगित पर मोहित है वे पूरी की पूरी जमात, जिसने अपने अपने घर की औरत की छीनी थी कायनात। उन सारे महापुरुषों को अपने ठेंगे पर रखती एक विजेता की मुस्कान के साथ, सड़क के दोनों किनारों पर फेंकती चलती है वह औरत, ये एहसास करवाए बिना कि वे फेंके जा रहे हैं। 21वीं सदी की ये औरत हाड़ मास की नहीं रह जाती, इस बात में ढल जाती है और समाज का सदियों पुराना शोषण का इतिहास बदल डालती है। रौंदती है उन्हें जिनकी बपौती थी इस खेल पर। सुनिए, जिनकी बपौती थी इस खेल पर, उन्हें लट्टू सा हथेली पर घुमाती है और जमीन पर चक्कर खाता छोड़ बंद होठों से तिरछा मुस्कुराती है। सुनिए, बहुत बढ़िया कविता है ये। तुर्रा यह है कि फिर भी अकेली औरत की कलगी अपने सिर माथे सजाए अकेले होने का अपना ओहदा बरकरार रखती है। अब अंतिम पंक्तियां सुने। 2 कदम आगे बढ़ती आधी आबादी को 4 कदम पीछे धकेलती, बाजार के साथ बाजार बनती, ये सबसे खतरनाक औरत है। सुधा जी के लिए तालियां हो जाए मेरे ख्याल से, सुधा अरोड़ा जी के लिए बॉम्बे की। उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है। सुधा दीदी अब मैं गजब का लिखती हैं, कहानियां भी और कविता भी। गजब गजब, हमारी तो वो गुरु हैं वो। अब मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी से आग्रह करूंगी कि अपनी कविता सुनाना तो सुनाएंगे ही, उसके अलावा आज के कार्यक्रम पे अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हमारी जो सब भागीदार कवित्रियां हैं थोड़ा उत्साहित हो या निरुत्साहित हो, दोनों ही। धन्यवाद नीलम जी, और उपस्थित सभी श्रोतागण, मेरे वरिष्ठ भी और कनिष्ठ भी हैं, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। 2 शब्द ये कहना चाहूँगा कि वामा अकादमी की शुरुआत 76 इकाइयों के साथ हुई है, जो कि अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। 40 इकाइयाँ भारत में और 36 इकाइयाँ विदेशों में हैं। अब इन्हें चेतना के स्तर पर लाने का प्रयास जारी है, ताकि सब एक्टिव हो जाएं और हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ें। लेकिन इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं गुजरात इकाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा, और साथ में ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। और इस समय, वैसे तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि सारे एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन रैंकिंग में इस समय गुजरात इकाई नंबर 1 पे चल रहे हैं। तो आप सब लोगों को बधाई, आप सब लोगों के अकेला पार्टिसिपेंट है ना, उत्साह अकेला पार्टिसिपेंट। तो ऐसे ही चलते रहें और अधिक आगे बढ़ते रहें, अच्छा लगता है। और सब लोग बड़े प्रेम से, उत्साह से, उल्लास के साथ में आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के। अब बात आती है कविता की। तो मेरे पास 2 कविताएं हैं। एक तो नारी पर है,
जो कि आज का विषय है, तो थोड़ा सा मैंने भी कभी लिखा तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और एक मेरे हाथ में आज देखते देखते मेरी पहली कविता आ गई। तो कौन सी पहले सुनाऊं? चलिए पहले नारी वाली कविता सुनाते हैं, क्योंकि वो प्राथमिकता वाला है। कविता इस प्रकार है, नारी पर शीर्षक है इसका, नर से भारी है नारी, नर से भारी है नारी बात सही है, नर से भारी है नारी बात सही है, न तो न अबला न तो सुकुमारी, कभी नहीं है। जो हम कहते हैं महिलाओं के लिए कि वो अबला हैं, सुकुमारी हैं और पुरुष ज़्यादा शक्तिवान हैं, तो आगे कुछ उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि महिला ही भारी हैं। वो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और काली, वो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और काली, अंतर्बल से वो है सबसे बलशाली। ऐसा क्लिनिकली कहते हैं कि मस्तिष्क में दो हिस्से होते हैं, राइट सेरेब्रल और लेफ्ट सेरेब्रल। तो कहते हैं राइट सेरेब्रल शारीरिक बल के लिए और लेफ्ट सेरेब्रल अंतर्बल के लिए होता है, और महिलाओं का लेफ्ट सेरेब्रल एक्टिवेटेड होता है। तो इसलिए क्लिनिकली वो भारी हैं, अंतर्बल से वो हैं सबसे बलशाली। फिर देखिए, प्रातः स्मरणीय नारी, जो पंच कन्याओं का स्मरण की बात है, तो प्रातः स्मरणीय नारी पुरुष नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी चीज है कि अगर हम प्रातः स्मरण करें तो 5 कन्याओं का ही स्मरण कर सकते हैं, 5 पुरुष तो है नहीं कहीं। वो विधि की रचना प्यारी, बात सही है। इस चीज को सब मानते हैं कि स्त्री एक प्रभु की, ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी रचना है, जिसको वो खुद भी नहीं समझ पाए। तो चाहे महलों में रहो, चाहे महलों में रहो या कि कुटिया में, नारी बिन घर है कहाँ, सिवाय जिया में। बस मन में कुछ भी सोचते रहो तो नारी के बिना घर नहीं होता है, इसलिए वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। साधनामयी सदियों से अध्येता है, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। गार्गी जैसी विदुषी भी रही हैं, कैकेयी जैसी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं भी रही हैं। तो साधनामयी सदियों से अध्येता है, वो वीरांगना, लक्ष्य भेदी। अगर जो टारगेट वो फिक्स कर ले वो पूरा कर सकती है, हर एक के बस का नहीं है। लेकिन महिला में ये पक्का है कि अगर वो किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले तो वो उसे प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उसकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साधनामयी सदियों से अध्येता है, वो वीरांगना, लक्ष्य भेदी प्रेता है। किस लिए एक दिन, सब दिन है नारी के। किस लिए एक दिन, सब दिन है नारी के, वात्सल्यमयी माँ के करुणाधारी के। अब थोड़ा सा जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुधा जी का पढ़ा था, उसके बारे में कुछ आ जाता है मेरे। अब नारी नहीं सरल, अब नारी नहीं सरल समझना कठिन है, अब नारी नहीं सरल समझना कठिन है, अनुभवों का है कोश, प्रौढ़ पल छिन है। वो हमेशा मेच्योरिटी के साथ डील करती किसी चीज को, जो कि और लोगों का संभव नहीं है। तो पुरुषों का है बस नाम, पुरुषों का है बस नाम किंतु वो बेबस, पुरुषों का है बस नाम किंतु वो बेबस, कुछ पल का केवल साथ, एटीएम है बस। नारी खुद जीती संग, संग कैसा संग उसे चाहिए वो खुद बना लेती है। तो नारी खुद जीती संग रहस्य भरी है, वो खुद करती स्वीकार कथा सगरी। जो कहानी है उसके आसपास की, वो खुद बुनती है, उसे कोई दूसरा नहीं बुन सकता। और इसलिए सदा ही दिखती सुकुमारी है, ये रहस्य की बात है कि इसलिए सदा ही दिखती वो सुख दिखती सुकुमारी है, नर पर ही नहीं वो नारी पर भी भारी है। तो
आपने कहा था कि नारी नारी की शत्रु है। मैं शत्रु नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि वो उसकी नारी नारी की दुश्मन होती है, ये वाली बात आ गई यहाँ पर। नहीं, मैं शत्रु नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, दोनों ही सच है, दोनों ही सच है। प्रतिस्पर्धा है, नारी को नारी से प्रतिस्पर्धा है, तो वो उसके लिए प्रतियोगी हो सकते हैं। हाँ हाँ, आप ये है कुछ बात, पता नहीं क्यों नहीं है। नहीं, मैं वो संजीव जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जी। जैसे कि हमारे बड़े दिग्गज लेखक हुए हैं डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी, तो मुझे लगता है कि जो वो दद्दा जो कह गए कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आभा पानी, मुझे लगता है पुरुष हर समय उस अबला, उस हाय को अपनी ढाल बना लेता है अपनी वर्चस्वता के लिए, और जब इच्छा होती है नारी को कमजोर बना देता है। पर समय तो बहुत बदल गया है, बहुत दद्दा ने भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये शब्द पुरुषों की ढाल बनेगा। एक बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा एक सेकंड में, कि देखिए नारी की स्थिति थोड़ी सी बदली जब यहाँ देश का वातावरण बदला, जब मुस्लिम प्रशासन आया और उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन आया, तो उस कारण से नारी की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए कुछ कदम ऐसे उठाए गए समाज में, जो बाद में लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नारी नारी को अबला कह करके उसका शोषण शुरू कर दिया। तो नारी कभी भी पीछे नहीं रही है, हमेशा से आगे रही है, हमेशा से ऊपर रही है। तो इसलिए ये सोचना कि, मैंने पीछे दिन एक जगह पर यही बात चल रही थी तो मैंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि नारी आती हैं। अच्छा, खैर, मैं अपनी पहली प्रकाशित कविता के कुछ बोल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। नारी पर बात तो चलती रहेगी, ये नारी कुछ कहेगी नर कुछ कहेगा, दोनों एक दूसरे को सिद्ध करने का प्रयास करते रहेंगे, तो हम बिल्कुल। उस विवाद से बाहर आ जाते हैं। मेरी पहली कविता 1976 में छपी थी, वैसे मैंने 72-73 से लिखना शुरू किया था। तो कविता इस प्रकार थी। प्राण प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, शून्य है पथ स्नेह लथपथ देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। स्नेह के उपमान की नृत एक शिक्षा हूँ, स्नेह के उपमान की नृत एक शिक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। देखती हूँ मौन लोचन, देखती हूँ मौन लोचन मौन सम्मोहन, देखती हूँ मौन लोचन मौन सम्मोहन, प्राण तेरे प्राण का दुख और आकुल मन, प्राण तेरे प्राण का दुख और आकुल मन। द्वार पर देखना पथ छोड़ दूं, देखना पथ छोड़ दूं क्यों वो अनिच्छा हूं, देखना पथ छोड़ दूं क्यों वो अनिच्छा हूं, द्वार पर तेरे खड़े हूं मैं प्रतीक्षा हूं। अंतिम बंद है। शक्ति जब तक, शक्ति जब तक स्नेह तब तक पल रहा प्रतिपल, शक्ति जब तक स्नेह तब तक पल रहा प्रतिपल, प्राण तेरे प्राण का मैं क्रोध हूं कोमल, प्राण तेरे प्राण का मैं क्रोध हूं कोमल। रूप की मधुरागिनी हूं, रूप की मधुरागिनी हूं सबल वक्षा हूं, रूप की मधुरागिनी हूं सबल वक्षा हूं, द्वार पर तेरे खड़े हूं मैं प्रतीक्षा हूं। धन्यवाद। मैं अंतिम बहुत उद्बोधन के सुंदर, तौर पर बहुत या अंत में ये कहना चाहूँगा कि वामा अकादमी का जो स्थापना है, हमने वामा के लिए ही करी है। और सही है। आपको ये सरप्राइज होगा देख करके कि अब तक जो 40 इकाइयाँ भारत में बनाई गई हैं, उनमें एक भी पुरुष नहीं है। इकाइयों की सारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महिलाएं ही हैं। और इसी प्रकार जो 36 इकाइयाँ विदेश में बनी हैं, उनमें भी कोई पुरुष नहीं है, सिर्फ एक जगह पर उपाध्यक्ष के रूप में किसी को शामिल किया है। और जो केंद्रीय परिषद है, सेंट्रल काउंसिल है, उस सेंट्रल काउंसिल में भी 27 में से सिर्फ 2 पुरुष हैं, एक मैं और एक और। बाकी सारी की सारी जो प्रशासनिक क्षमता है या प्रशासनिक प्रतिभा है, प्रशासनिक कार्यवाही जो है या उसकी शक्तियाँ पावर हैं, वो सारे सारे महिलाओं को दे दिए गए। तो आप सब लोग मिलिए, आगे बढ़ने का एक नेटवर्क हमने दे दिया है, सब लोग जुड़ करके इसको ऊपर आगे बढ़ाइए। चलिए।
धन्यवाद। एक बात संजीव जी मैं सुझाव देना चाह रही थी कि वो अलका जी इसका नाम बोल रही थी ना, आवास की जगह आवास कर दिया थे अपने कंफर्ट के लिए। वैसे तो डबल ए होना चाहिए, आवास कर दे तो वो स्त्री का भी ख्याल आता है हिंदी में, मतलब नहीं, हम AVSA को शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप के पर्पजेस के लिए। हाँ, ए भी ऐसे वो आवास बोल रही थी एक्चुअली। हाँ, वो उसी को वो अफसा बोलती हैं, अफसा बोलती हैं। अफसा बोलते हैं, हाँ। लेकिन अच्छा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जो मैंने रखा है, अंतरराष्ट्रीय हम्म। वामा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी का शॉर्ट फॉर्म अकादमी, है वामा अकादमी, वामा अकादमी, हाँ ठीक है, ठीक है ना। फिर तो कोई प्रॉब्लम। जी और जी जो जी। हमारा वेबसाइट है वो भी wamaacademy.com के नाम से है, वो हाँ जी, कंप्लीशन में है, वो मैंने देखा बहुत था। जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे। जी 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 जी। तो चलिए, एक बार बहुत फिर बहुत से धन्यवाद। गुजरात इकाई को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही जी आगे जी चलते रहें, अच्छा लगेगा। जी जी जी। बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपको सबका। जी, सबका बहुत बहुत सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद। जी। मैं चलिए, एक बात कहना चाहती हूँ संजीव जी से। बहुत अच्छा जी, लगा, हाँ बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बहुत बताइए, आनंद कुछ आया। वंदना जी बोलना चाह रही हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप बिना किसी झिझक के सुझाव दे सकती हैं कार्यक्रम के अंदर भी, और मुझे बाहर भी अपने व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं उन पर। हाँ, वंदना भट्ट कुछ बोलना चाह रही हैं। जी बताइए वंदना जी। हाँ, वंदना बोलना चाह रही हैं। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संजीव जी ने जो बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो हुआ, जो औरतों की सुरक्षा के लिए जो हुआ, तो घूंघट, बाद में चले गए और अंग्रेज भी चले गए, लेकिन हमारे भारतीय पुरुषों ने ये पकड़ के रखा, औरतों को तो यही तो घर में बोल नहीं रहे थे देखिए, संजीव जी, पकड़ के यही तो रखा बोल रहे है। थे। हाँ, जब भी हम किसी चीज को बल से बल के प्रयोग से पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो इस बात का द्योतक है कि हम बल में क्षीण है सामने वाले से, तभी उसके ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। मैं तो वही बोला कि बहुत अच्छी बात की है कि भाई ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो और हमारी बहुत पता मूल है बहुत संस्कृति इसकी, ये नहीं। नहीं, इसकी जड़ें हमारे गांव में, गुजरात में फैली हुई हैं। गुजरात की स्त्रियां बहुत मतलब गांव की स्त्रियां भी बहुत आत्मनिर्भर हैं। लेकिन जो यहाँ पे राजपूत बस गए थे, जिनमें घूंघट परंपरा थी, वो आज भी बैकवर्ड है। वो घूंघट निकालती हैं, सिर ढकती हैं। हालांकि हाँ, अकबर के जमाने से वो लोग बस गई हैं। तो वो जो है ना, प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी से चलते आते हैं धीरे परंपराओं धीरे के। जाएगा। जी और जी। हाँ, ये जब देखिए। सुधार का कार्यक्रम शुरू होता है, सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसमें एक दो पीढ़ियां लगती हैं। हम बहुत आगे बिल्कुल बढ़ा बिल्कुल। है, महिलाओं ने बहुत आगे प्रयास किए हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करती रहेंगी। लेकिन बस सिर्फ इतना ही जी, है कि महिलाओं का एक वर्ग इस चीज़ को झुठला रहा है या इसको खराब कर रहा है, तो उससे संयत होना चाहिए। वो तो मॉडर्निटी नहीं होगा। मॉडर्निटी के नाम पर संस्कृत के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा, वो मुझे अलग कभी वर्ग कभी है। लगता है, जी जी, मुझे कभी कभी लगता है ना, वो स्प्रिंग जैसे हम दबाते हैं और फिर वो बहुत तेजी से ऊपर उछलता है, तो कुछ ऐसा है कि वही महिलाओं का रहा है। हाँ, इतना दबाया गया कि बिल्कुल। अब वो सडनली बहुत हो तेजी से सकता ऊपर जाना चाहती हो हैं। सकता है, ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सामान्य हो जाएंगी, सामान्य हो थोड़ा जाएगा। ऊपर नीचे होगा, एक दो जनरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इस जनरेशन में मैंने 3 बड़े बड़े काम किए हैं। जी। वामा अकादमी तो आपको पता ही है। दूसरा, हमने जो पिछले वर्ष यानी मई 2023 का पुरस्कार जब बांटा हमने मार्च 2024 में, तो 154 पुरस्कार दिए, जो कि अपने अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और वाह उस 154 में 76 महिलाएं थीं। फट से। वाह, इसके भी तालियां। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तीसरी चीज आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा। आप कहेंगे क्या बात है, महिलाओं की बात कर रहे हैं। हमने 18 प्रबंध काव्य लिखे हैं, जिसमें से 15 प्रबंध काव्य महिलाओं पर हैं। अच्छा, वाह, वेरी गुड। जी जी जी। बड़ी चलिए नीलम जी आगे बढ़िए, असली ये शक्ति बातें तो हाँ, असली चल, शक्ति नहीं, अब तो पहचान आगे, ली आपने। आगे अब तो मेरे ख्याल से बंद करें, समापन समारोह कर दें अब तो भाई। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद संजीव जी। ओके। बहुत बहुत आप धन्यवाद, सबका आप बहुत लोगों को बहुत आभार आप धन्यवाद। लोगों का। बहुत बहुत आप लोग समय निकाल के आए, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। हम एक नारा नहीं देंगे जुड़े रहिए, हम कहेंगे जोड़ते जरूर। रहिए। जो जिनको जी बिल्कुल जी हो सकते हैं बिल्कुल। उन्हें लाइए, उनके विचारों का हम जी जी स्वागत करेंगे, उनके सुझावों का हम स्वागत करेंगे। अभी पीछे दिन हमने एक नई योजना अनाउंस की है, चलते चलते वो भी बता देता हूँ। हमने एक अनाउंस की है, स्ट्राइव एंड थ्राइव, यानी प्रयास और विकास। प्रयास और वाह विकास के अंतर्गत हमने ये रखा है कि यदि कोई
पुस्तकों का या पुस्तकों के लिए दान करना चाहता है तो वो हमें भेजें, पुस्तकें भेजें और धन भी भेजें। हम चाहते हैं कि ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए जहाँ पर किताबें उपलब्ध नहीं हैं, उन जगहों पर हम धीरे धीरे यथासंभव यथाशक्ति और ये प्रयास जारी रखेंगे कि वहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध हों। तो ये लाइब्रेरी सुधार योजना है, लाइब्रेरी विस्तार योजना है, लाइब्रेरी प्रसार योजना है। आप सब लोग खुले दिल से इसमें भाग लीजिए। ज्ञान बांटना और ज्ञान की वस्तुएं बांटना सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ा पुण्य है। यज्ञ है। इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो सभी लोग उसमें जुड़ करके सारी नई चीजें जो आने वाली हैं या और किसी का कोई सुझाव होगा तो वो जुड़ता जाएगा उसमें। wamaacademy.com के नाम से आ रही है वेबसाइट, तकरीबन सारी जी पूरी हो गई। शीघ्र ही वो हम उद्घाटन करेंगे उसका, लेकिन प्रच्छन्न रूप से सारी इंफॉर्मेशन उसमें अभी भी मिल जाएगी। तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और डायरेक्टली आप अगर डोनेशन देना चाहें तो BPA फाउंडेशन पर या वामा अकादमी पर आप डायरेक्टली डोनेट कर सकती हैं। और जो डोनेशन होगा उस डोनेशन पर 50% की छूट इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिबेट के तौर पर उपलब्ध होगी। तो जो भी करना चाहे इस बारे में बहुत बढ़िया, इच्छानुसार है। बहुत अच्छा। और रजा लेते हैं। मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा और चाहूंगा कि नीलम जी इसका सभा के समापन की घोषणा करें। हाँ, अब मैं निशा चंद्रा को आमंत्रित करूंगी, हैं वो धन्यवाद दे दे एक बार। निशा चंद्रा, निशा चंद्रा शायद गई। चलिए मैं हम सबकी तरफ से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। कार्यक्रम समापन की घोषणा। धन्यवाद आप सब लोगों को। ठीक है जी जी। और थोड़े से विलंब के लिए मुझे बहुत खेद है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा, वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत ठीक है। धन्यवाद। चलिए जी जी।